हॉरर अड्डा में आपका स्वागत है। लाइट बंद कर लो, कहानी शुरू होने वाली है। नमस्कार। चलिए आज भारतीय लोक कथाओं की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। आज बात होगी एक ऐसी कहानी की जो सच में रूह कंपा देती है। कहानी है मेछो भूत की, मतलब मछली वाले भूत की। ये लाइन देखिए, गांव के लोग सूरज ढलने के बाद नदी या तालाब पार नहीं करते। मतलब हर कहानी की दुनिया के ना अपने कुछ नियम होते हैं, और इस गांव का नियम बहुत सीधा है लेकिन उतना ही सख्त। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक लकीर है दिन और रात के बीच, सुरक्षा और खतरे के बीच, और यहीं से एक अनजाने डर की नींव पड़ती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अफसर तपन और उनके परिवार से। सोचिए, रात का समय है, भयंकर तूफान, बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट, और इसके बीच वो लोग पहुंचते हैं एक बहुत ही दूर सुनसान सरकारी बंगले में, एक ऐसी जगह जो लगता है कि बाकी दुनिया से बिल्कुल कट चुकी है। और यहीं से ना शहर के लॉजिक और गांव के गहरे अंधविश्वासों के बीच का टकराव शुरू हो जाता है। होता क्या है कि बंगले का केयरटेकर, जिसका नाम है भुवन, वो उनके साथ कार में बैठने से साफ मना कर देता है। अब वजह वही, एक सीधा सादा लेकिन बेहद डरावना नियम। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद नदी पार नहीं करते। तो परिवार अपनी कार में आगे बढ़ जाता है, और तभी उन्हें नदी के किनारे एक परछाई सी दिखती है, बिल्कुल भुवन जैसी, और वो बहुत ही अजीब, अस्वाभाविक तेजी से चल रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब वो लोग बंगले पर पहुंचते हैं, भुवन पहले से ही वहां मौजूद होता है। कहता है कि वो दूसरे रास्ते से आया है। नदी के पास होने की बात से तो वो साफ मुकर जाता है, और बस उसके इसी इनकार के साथ अलौकिक घटनाओं का दरवाजा खुल जाता है। और फिर भुवन एक और अजीब बात कहता है, बंगले से नदी का किनारा सुंदर जरूर दिखता है, लेकिन आप उधर ना देखें तो बेहतर होगा। ये चेतावनी कहानी में रहस्य की एक और परत जोड़ देती है। सोचने वाली बात है ना कि इतनी खूबसूरत चीज इतनी खतरनाक क्यों हो सकती है? आखिर उस नदी की सतह के नीचे ऐसा क्या छिपा है? अब अगली सुबह होती है, तूफान थम चुका है, सब कुछ शांत है, लेकिन फिर कुछ ऐसा मिलता है जो लॉजिक और प्रकृति के सारे नियमों को ही चुनौती दे देता है। तो होता यह है कि परिवार जब सुबह उठता है तो वो देखता है कि कीचड़ में पैरों के निशान बने हैं, निशान जो नदी से चलकर सीधे उनके दरवाजे तक आ रहे हैं। लेकिन आसपास मीलों तक तो कोई दूसरा घर है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सुबह सुबह नदी से कौन आया होगा? लेकिन जब वो लोग उन निशानों को करीब से देखते हैं तो सच में उनका खून ठंडा पड़ जाता है। ये कोई आम पैरों के निशान नहीं थे। देखिए, पैरों की उंगलियां नदी की तरफ थीं, लेकिन निशान घर की तरफ आ रहे थे। ये तो फिजिकली इम्पॉसिबल है ना? ऐसा तो तभी हो सकता है जब किसी के पैर ही उल्टे हों। और तभी भुवन उस पूरी डरावनी पहेली को एक बहुत ही सीधे और ठंडे सवाल के साथ सुलझा देता है। वो कहता है, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही ना बनेंगे। उसके ये शब्द जैसे हवा में तैरने लगते हैं। पूरे घर में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है, और बस इसी पल में अलौकिक होने की जो एक संभावना थी वो एक भयानक हकीकत बन जाती है। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है तपन की बेटी सुगंधा पर, और उसकी जो मासूमियत है वही उसे इस घर में छिपे खतरे के सामने सबसे ज्यादा कमजोर बना देती है। तो होता यह है कि सुगंधा की मां उसे बाजार से मछली लाने के लिए भेजती है, और वहीं नदी के किनारे उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि यकीन करना मुश्किल है। मतलब उसकी खूबसूरती लगभग अननेचुरल सी लगती है, इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली कि सुगंधा उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाती। और फिर वो लड़की कुछ कहती है। उसकी मांग जितनी सीधी है उतनी ही अजीब भी। कोई हेलो हाय नहीं, कोई जान पहचान नहीं, बस एक सीधी सी, लगभग एक भूखी सी जरूरत। मुझे मछली चाहिए, क्या तुम मुझे मछली दोगी? और यही मांग उसे सीधे मेछो यानी मछली वाली कथा से जोड़ देती है। तभी सुगंधा की बहन उसे आवाज लगाती है। सुगंधा बस एक पल के लिए मुड़ती है, और जब वापस देखती है तो वो लड़की गायब हो चुकी होती है, जैसे हवा में घुल गई हो, जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। सुगंधा तो एकदम हैरान रह जाती है, और उसकी बहन, उसे तो यही लगता है कि सुगंधा बस कहानियां बना रही है। यहां से कहानी का तनाव और भी तेजी से बढ़ता है। अब सुगंधा बाजार से घर लौट रही है, और दिन का उजाला भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जैसे जैसे वो घर की तरफ बढ़ती है, डर भी बढ़ता जाता है।
सबसे पहले हवा में सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज असहनीय बदबू फैल जाती है। फिर उसे ये भयानक एहसास होता है कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है, एक परछाई जो उसकी अपनी नहीं है। और फिर अचानक साफ आसमान से एक पेड़ की बड़ी सी डाली टूटकर ठीक उसके सामने गिरती है, उसका रास्ता रोक देती है। और तभी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, ऐसी आवाज जो जैसे हवा में से ही आ रही हो। मुझे मछली दो, एक मांग जो डराती है। और फिर उस आवाज का लहजा बदल जाता है। अब वो एक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक गुस्से भरी मांग थी। तुम मछली नहीं दोगी? आवाज में ये बदलाव सुनते ही सुगंधा की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ पड़ती है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो हिस्सा जहां आखिरी और सबसे खौफनाक राज सामने आने वाला है। देर रात का वक्त है, घर में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। तभी सुगंधा की मां को रसोई से कुछ खटपट की आवाजें सुनाई देती हैं। वो ये देखने के लिए उठती हैं कि भाई इतनी रात को कौन जाग रहा है। लेकिन रसोई में जो नज़ारा वो देखती हैं वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। उनकी बेटी सुगंधा रसोई के फर्श पर बैठी है। चारों तरफ कच्ची मछलियां बिखरी पड़ी हैं। उसका चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हैं और वो उन कच्ची मछलियों को किसी जंगली जानवर की तरह नोच नोच कर खा रही है। उस वक्त वो उनकी बेटी नहीं बल्कि कोई और ही लग रही है। और फिर सुगंधा के मुंह से आवाज निकलती है, लेकिन वो आवाज उसकी अपनी नहीं होती। और वो आवाज कहती है, इसने मुझे मछली खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये शब्द उस भूत की जीत और सुगंधा की भयानक किस्मत पर मोहर लगा देते हैं। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या होता है जब पुरानी लोक कथाओं की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या होता है जब हमारी इस मॉडर्न दुनिया का पर्दा उठता है और पता चलता है कि कुछ पुराने डर आज भी अंधेरे में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो हॉरर अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना आज रात सपने में मिलेंगे।